अध्याय 2 नागरिक और आदिवासी विद्रोह। विदेशी शासन के खिलाफ भारत के परंपरागत संघर्ष की सबसे नाटकीय परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में हुई। लेकिन ये विद्रोह कोई अचानक आया उबाल नहीं था, बल्कि ये जनता के उस संघर्ष की पराकाष्ठा थी जो 1757 में ब्रिटिश राज की शुरुआत के बाद से ही सुगबुगाने लगा था, और यही सुगबुगाहट धीरे धीरे फैलती बढ़ती गई थी। भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना भी महज एक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के औपनिवेशीकरण और धीरे धीरे उसको दबाए रहने की लंबी प्रक्रिया का नतीजा था। इस प्रक्रिया ने हर स्तर पर भारतीय समाज में असंतोष और क्षोभ को जन्म दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों को लगातार छिटपुट प्रतिरोधों का सामना भी करना पड़ा। जनता के इस प्रतिरोध को हम छोटे मोटे तौर पर 3 रूपों में बांट सकते हैं: नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह और किसान आंदोलन। इस लेख में हम सिर्फ पहले 2 रूपों पर विचार करेंगे। नागरिक विद्रोह। ब्रिटिश राज के शुरू के 100 सालों में नागरिक विद्रोहों का सिलसिला लगातार चलता रहा। सत्ताच्युत राजाओं और नवाबों या उनके उत्तराधिकारियों या फिर अपनी जायदाद से बेदखल कर दिए गए जमींदारों, भूस्वामियों और पोलीगारों, दक्षिण भारत के वे जमींदार जो हथियारबंद दस्ते रखते थे, द्वारा इन विद्रोहों का नेतृत्व किया जाता था। कभी कभी अंग्रेजों द्वारा जीती गई रियासतों के बड़े अधिकारी और दरबारी भी इन विद्रोहों का नेतृत्व करते थे। इन विद्रोहों को जनाधार और शक्ति हमेशा शोषित किसानों, दस्तकारों और राजाओं व नवाबों की विघटित सेनाओं के सिपाहियों से मिलती थी। ये स्थानीय विद्रोह आमतौर पर किसी खास मुद्दे और स्थानीय असंतोष के कारण उपजते थे। हालांकि इनका दायरा सीमित हुआ करता था, लेकिन प्रायः इन विद्रोहों में सैकड़ों से लेकर हजारों तक सशस्त्र विद्रोही शामिल हुआ करते थे। दरअसल ब्रिटिश राज द्वारा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और भू राजस्व प्रणाली में जिस तेजी से परिवर्तन किए गए, उससे इन विद्रोहों ने जन्म लिया। ब्रिटिश राज द्वारा किए गए इन परिवर्तनों ने भारत के कृषक समाज में उथल पुथल कर दी, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ी। ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने और उसकी दरें बढ़ाने रहने की ब्रिटिश राज की औपनिवेशिक नीति ने गांवों में जबरदस्त असंतोष भड़काया। उदाहरण के लिए बंगाल में 30 साल के भीतर ही लगान की दरें मुगल काल की दरों के मुकाबले 2 गुनी बढ़ा दी गईं। जैसे जैसे और जहां जहां ब्रिटिश राज फैला, वहां वहां लगान की दरें इसी तरह बेतहाशा बढ़ती गईं। लेकिन अंग्रेजों ने इस बढ़ी हुई राजस्व प्राप्ति का एक भी पैसा गांव के विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च नहीं किया। ब्रिटिश राज की इस नीति के कारण हजारों जमींदारों और पोलीगारों को अपनी जमीन और उससे मिलने वाले राजस्व से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि या तो ब्रिटिश राज ने लगान वसूली का अधिकार ही उनसे छीन लिया था, या फिर आसमान छूती दरों के हिसाब से लगान न चुका पाने के कारण उन्हें मजबूर होकर जमीन के अपने अधिकार बेचने पड़े थे। इस नुकसान से उन्हें जो सदमा पहुंचा वो तो अपनी जगह था ही, लेकिन जब सरकारी अधिकारियों और नवधनाढ्य व्यापारियों और महाजनों ने इन जमींदारों व पोलीगारों की सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभुत्व पर भी कब्जा जमा लिया, तो उनके अहम को वाकई चोट पहुंची। इसी तरह अपनी रियासतों से वंचित किए गए राजाओं और नवाबों को भी नए शासकों से अपने अपने बदले चुकाने थे, और उनका उद्देश्य ये था कि वे अपनी पुरानी आर्थिक राजनीतिक हैसियत फिर से हासिल कर सकें। राजाओं और नवाबों की तरह ही अपनी संपत्ति और अधिकारों से वंचित जमींदारों और पोलीगारों में भी यही गुस्सा था, और वे भी अपनी खोई हुई हैसियत वापस पाना चाहते थे। राजाओं, नवाबों और जमींदारों के परंपरागत अभिजात्य वर्ग के साथ एकजुट होकर किसानों और दस्तकारों द्वारा हथियार उठा लिए जाने के पीछे उनके अपने कारण थे। लगान की लगातार ऊंची दरों के कारण किसान या तो कर्ज के बोझ तले दबते चले गए, या उन्हें अपनी जमीन बेचने पर मजबूर होना पड़ा। नए भूस्वामियों ने किसानों को जो जमीनें पट्टे पर दी, उनका किराया इतना बढ़ा दिया कि उसे चुका पाना किसानों के बूते के बाहर की बात हो गई। किराया न चुका पाने वालों को बेदखल करने में इन नए भूस्वामियों को तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होती थी। इस तरह कृषक तबके की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराई।
नए कानूनी तंत्र और अदालतों ने गरीब किसानों की जमीनों की बेदखली को और भी बढ़ावा दिया और उनके शोषण के लिए अमीर तबके का रास्ता और भी साफ किया। लगान, किराया या ब्याज की वसूली के लिए किसानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। किसानों को कोड़े मारना, अमानुषिक यातनाएं देना और जेल भिजवा देना तो बिल्कुल आम बात हो गई। पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में निचले स्तरों पर व्याप्त जबरदस्त भ्रष्टाचार से आम आदमी की परेशानियां भी काफी बढ़ गई थीं। गरीबों का खून चूसकर छोटे छोटे अधिकारी भी दौलत बटोर रहे थे। पुलिस की जब मर्जी होती लोगों को लूटती, तरह तरह के जुल्म करती और मनमाना शोषण करती। ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड्स ने 1859 में लिखा था कि पुलिस जनता की उत्पीड़क हो गई है और हमारी सरकार के प्रति असंतोष का मुख्य कारण पुलिस द्वारा ढाए जाने वाले जुल्म हैं। भारत में मुक्त व्यापार लागू करने और भारतीय उत्पादकों से मनमाने ढंग से लेवी वसूल किए जाने से भारतीय दस्तकारी उद्योग भी चौपट हो गया, जिससे लाखों दस्तकारों के लिए रोटी तक मुहाल हो गई। फिर राजाओं, नवाबों और जमींदारों के यहाँ इन दस्तकारों का ज्यादातर माल खपता था, लेकिन इन लोगों की खस्ताहाली के कारण दस्तकारी के सामानों के लिए ग्राहक मिलने भी मुश्किल हो गए, जिससे ये उद्योग बुरी तरह टूटा। धार्मिक नेताओं और परंपरागत रूप से बौद्धिक तबके ने भी विदेशी शासन के प्रति नफरत भड़काने और विद्रोह को उपजाने में सक्रिय भूमिका निभाई। दरअसल दरबारों के पैसे पर पलने वाले ढेरों कवियों, लेखकों, संगीतज्ञों व अन्य कलाकारों और पुजारियों, पंडितों, मौलवियों आदि की हालत भी खस्ता हो गई थी, क्योंकि उनको पालने पोसने वाले राजाओं, नवाबों की ऐसी हैसियत ही नहीं रह गई थी। ब्रिटिश राज उन्हें क्यों पालता पोसता? इन विद्रोहों के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि ब्रिटिश शासन का पूरा चरित्र ही विदेशी था। भारतीयों की सदियों पुरानी अपनी परंपराओं और स्थानीय रियासतों के प्रति उनकी वतन परस्ती से ये शासन कहीं मेल नहीं खाता था। विदेशियों के पैरों तले दबे हुए भारतीय खुद को अपमानित महसूस करते थे। इस घायल अहम ने भी विदेशियों को अपनी धरती से निकाल बाहर करने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। नागरिक विद्रोहों का सिलसिला बंगाल और बिहार में ब्रिटिश राज की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था, और जिन जिन क्षेत्रों को ये औपनिवेशिक शासन निगलता गया, वहां वहां विद्रोह के झंडे बुलंद किए जाते रहे। शायद ही ऐसा कोई साल रहा हो जब देश में अंग्रेजों का सशस्त्र प्रतिरोध न किया गया हो, और शायद ही ऐसा कोई दशक गुजरा हो जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह न हुआ हो। 1763 से 1856 के बीच देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ 40 से भी ज्यादा बड़े विद्रोह हुए। छोटे पैमाने पर होने वाले विद्रोहों की तो कोई गिनती ही नहीं। बेदखल किए गए किसान, राजाओं और नवाबों की विघटित फौजों के सिपाहियों ने सबसे पहले बंगाल में सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में सन्यासी विद्रोह की बुनियाद डाली। ये विद्रोह 1763 से 1800 तक चला। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक इसी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह की शुरुआत के 3 साल बाद ही 1766 में बंगाल और बिहार के 5 जिलों में चुआर विद्रोह शुरू हुआ, जो 1772 तक चला। ये विद्रोह 1795 में फिर भड़का और 1816 तक चला। इसके अलावा पूर्वी भारत में 1783 में रंगपुर और दिनाजपुर में, 1799 में विष्णुपुर और वीरभूम में, और 1827 से 40 तक संबलपुर में बड़े विद्रोह हुए। दक्षिण भारत में विजयनगरम के राजा ने 1794 में विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों ने 1790 में, मलाबार और समुद्र तटीय आंध्र क्षेत्र के पोलीगारों ने 19वीं शती के पहले दशक में, और पार्ले कमड़ी के पोलीगारों ने 1813 से 14 में विद्रोह किया। त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने 1805 में एक साहसिक विद्रोह का नेतृत्व किया। मैसूर के किसानों ने 1830-31 में हथियार उठाए। विशाखापत्तनम में भी 1830 से 1834 तक, गंजाम में 1835 में और कुरनूल में 1846-47 में बड़े विद्रोह हुए। पश्चिम भारत भी अछूता नहीं रहा। सौराष्ट्र में 1816 से 1832 तक उसके शासकों ने कई बार संघर्ष चलाया। 1824 से 28 तक
और 1839 व 1849 में गुजरात के कोलियों ने भी लड़ाई छेड़ी। महाराष्ट्र में पेशवाओं की अंतिम पराजय के बाद तो लगातार विद्रोहों और संघर्षों का सिलसिला चलता रहा। इनमें 1818 से 31 का भील विद्रोह, चिन्नावा के नेतृत्व में 1824 में हुआ कित्तूर विद्रोह, 1841 का सतारा विद्रोह और 1844 का गडकरी विद्रोह प्रमुख हैं। उत्तर भारत की स्थिति भी यही थी। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले इलाकों में 1824 में सशस्त्र विद्रोह भड़का। 1814 से 17 में अलीगढ़ के तालुकदारों और 1842 में जबलपुर के बुंदेलों ने हथियार उठाए और 1852 में खानदेश में आग भड़की। 1848-49 का द्वितीय पंजाब युद्ध भी अंग्रेजों के खिलाफ जनता और सेना का विद्रोह था। लगातार विद्रोहों का ये सिलसिला हालांकि काफी लंबा चला, लेकिन विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की ये सारी कोशिशें छिटपुट हुईं और स्थानीय स्तर तक ही सीमित रहीं। ये कोशिशें एक दूसरे से पूरी तरह अलग थलग भी रहीं, चूंकि इन विद्रोहों के पीछे महज स्थानीय कारण और भी मुद्दे ही थे। इसलिए ये स्थानीय स्तर तक ही सिमटे रहे। यों इनमें से कई विद्रोहों का चरित्र एक जैसा था, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि ये कहीं से भी राष्ट्रीय प्रयासों का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि इसका कारण ये था कि इनमें से कई विद्रोहों का जन्म एक जैसी पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के कारण हुआ था, भले ही समय और स्थान अलग अलग क्यों न रहे हों। इन विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले अर्धसामंती लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे और उनका नजरिया परंपरागत था। उस समय भी वे अपनी पुरानी दुनिया में जीते थे, नए जमाने के उस हमले से पूरी तरह बेखबर जिसने उनके समाज की चूलें हिला दी थी। उनके पास प्रतिरोध तो था, लेकिन कोई दूसरा सामाजिक विकल्प नहीं था। इसका स्वरूप, आदर्श और सांस्कृतिक धरातल सदियों पुराना था। इसका बुनियादी लक्ष्य शासन और सामाजिक संबंधों के पूर्ववर्ती रूपों को ही फिर से स्थापित करना था। इस तरह के पिछड़े दृष्टिकोण वाले और बिखरे, छिटपुट व अलग थलग विद्रोहों में इतनी क्षमता नहीं थी कि उससे विदेशी शासन को उखाड़ फेंका जा सकता। इसलिए ब्रिटिश राज एक एक कर इन विद्रोहों को कुचल देने में सफल होता गया। उन्होंने विद्रोह को शांत करने के लिए एक चाल ये भी चली कि जिन इलाकों में विद्रोह अपेक्षाकृत कम उग्र था, उन इलाकों के जमींदारों या उनके उत्तराधिकारियों को उनकी जायदाद लौटा दी या विद्रोह न करने की शर्त पर उन्हें लगान में कुछ रियायतें दे दी। और जो लोग वाकई उग्र थे, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा फेंके गए टुकड़ों की तरफ जीभ नहीं लपलपाई, उन्हें मार डाला गया। कुछ एक उदाहरण तो बहुत निर्मम हैं, जैसे वेलुथम्पी को उसके मर जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेजों ने इन नागरिक विद्रोहियों का जिस निर्ममता के साथ दमन किया, उसका ही ये नतीजा था कि 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैल सका और पूर्वी व पश्चिमी भारत के भी ज्यादातर इलाकों में लोगों ने 1857 के विद्रोह से अपने को अलग रखना ही बेहतर समझा। इन इलाकों में जब अंग्रेजों ने रियासतें जीती थी तो उसके खिलाफ विद्रोह भड़के थे, लेकिन निर्मम दमन ने उसके मनोबल को इस बुरी तरह कुचल दिया कि वे राजनीतिक रूप से पूरी तरह निष्क्रिय हो गए। विद्रोह भारत के विभिन्न भागों के बहुत बड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने 19वीं सदी में कई छापामार लड़ाइयां लड़ी। वे आपस में संगठित हुए और उन्होंने अत्यंत जुझारू संघर्ष किया और असीम शौर्य व बलिदान का परिचय दिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने इनका दमन करने में क्रूरता की सारी सीमाएं तोड़ दी और उन पर पाशविक अत्याचार किए। भ्रष्टाचार और अत्याचार के हथियारों से लैस औपनिवेशिक शासन ने जब आदिवासियों के इलाकों में घुसपैठ की तो उनमें घोर असंतोष पैदा होना स्वाभाविक ही था। आमतौर पर आदिवासी शेष समाज से अपने को अलग अलग रखते थे, लेकिन ब्रिटिश राज उनको पूरी तरह औपनिवेशिक घेरे के भीतर खींच लाया। राज ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा दिया और लगान की नई प्रणाली लागू की। आदिवासियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं पर नए तरह के कर भी लगाए गए। यही नहीं, आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ को भी राज ने बढ़ावा दिया।
इसके साथ ही उनके बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वालों के ऐसे वर्ग को भी इन पर लादा गया जो बिचौलिए का काम करता था। आदिवासियों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था और शोषण के भंवर में खींच लाने के काम में औपनिवेशिक शासकों ने इन बिचौलियों का जमकर इस्तेमाल किया। ये बाहरी बिचौलिए धीरे धीरे आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जमाते गए और उन्होंने आदिवासियों को कर्ज के जटिल जाल में उलझा फंसा दिया। आदिवासी इलाकों में बाहरी लोगों और औपनिवेशिक राज की घुसपैठ ने उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था को ही उलट पलट दिया। उनकी जमीन उनके हाथ से निकलती गई और वे धीरे धीरे किसान से खेत मजदूर होते चले गए। जंगलों से उनके गहरे रिश्ते को भी औपनिवेशिक हमले ने तोड़ दिया। इसके पहले वे भोजन, ईंधन और पशुओं का चारा आदि जंगलों से जुटाते थे, जहां उनका जीवन पूरी तरह स्वच्छंद था। खेती के उनके अपने तरीके थे। वे जगह जगह बदल बदल कर झूम और पडू विधियों से खेती करते थे। यानी जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए हैं, तो वे जंगल साफ कर खेती के लिए नई जमीन तैयार कर लेते थे। लेकिन औपनिवेशिक राज ने सब कुछ बदल दिया और जंगली भूमि, वन उत्पादों व गांवों की जमीन के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर तो पूरी तरह रोक लगा दी गई। पुलिस और अन्य छोटे मोटे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों, शोषण और जबरन उगाही ने आदिवासियों का जीना दूभर कर दिया। लगान वसूलने वाले लोग और महाजनों जैसे सरकारी बिचौलिए और दलाल इन आदिवासियों का शोषण तो करते ही थे, उनसे जबरन बेगार भी कराते थे। इसके फलस्वरूप आदिवासियों में असंतोष गहराता गया और उनके हर विद्रोह का एकमात्र कारण यही था। आदिवासियों ने काफी बड़े पैमाने पर संघर्ष किया, जिनमें हजारों आदिवासी एकजुट होकर लड़े। कई बार तो पूरा कबीला और आसपास के सभी गांवों के आदिवासी संगठित हुए। कुछ मौकों पर तो पूरा का पूरा क्षेत्र ही अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर खड़ा हो गया। औपनिवेशिक घुसपैठ और व्यापारियों, महाजनों व लगान वसूलने वालों के तिहरे शासन ने पूरे आदिवासी समाज की लय और ताल ही तोड़ दी। हालांकि ये हमला कहीं बहुत तगड़ा रहा तो कहीं थोड़ा कम, लेकिन इसने उनको बुरी तरह झकझोरा। यहां तक कि उनके कबीलाई सरदार और मुखिया भी शोषण से बच नहीं सके। इसलिए आम आदिवासी के साथ उनके सरदार और मुखिया भी विदेशियों को खदेड़ने के लिए एकजुट हुए। दरअसल आदिवासियों के विद्रोहों में उनके जातीय हित ही बुनियादी कारण रहे। उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि जातीय आधार पर और आदिवासी पहचान जैसे संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने आप को संगठित किया। उनकी एकजुटता की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कभी भी दूसरे आदिवासियों पर हमला नहीं किया। एक खास बात और थी कि सभी बाहरी लोगों को वे दुश्मन नहीं मानते थे। बाहर से उनके इलाके में आकर बसे ऐसे लोगों पर आम तौर पर वे हमला नहीं करते थे जो गरीब होते थे और आदिवासी गांवों की अर्थव्यवस्था में जिनकी भूमिका सहायक थी या जिन लोगों ने आदिवासियों से गहरे सामाजिक रिश्ते बना लिए थे। इन लोगों में ग्वाले, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जुलाहे, धोबी, नाई, ढोलची, बंधुआ मजदूर और पैसे वाले बाहरी लोगों के यहाँ काम करने वाले घरेलू नौकर शामिल थे। ये लोग न सिर्फ आदिवासियों के हमले से बचे रहे, बल्कि कई मौकों पर तो ये आदिवासियों के साथ मिलकर लड़े भी। ऐसे मौकों पर जाति ने नहीं, बल्कि वर्ग ने उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंद किया। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि कई बार कई आदिवासी क्षेत्रों में एक ही समय पर बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसक संघर्ष भड़का। इसमें उन्हें असफलता भी मिली और कई गांवों से बाहरी लोगों को खदेड़ दिया गया और अपनी जमीन पर फिर उनका कब्जा हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि औपनिवेशिक शासन के अधिकारियों से भी उनका संघर्ष शुरू हुआ और इस तरह आदिवासियों की लड़ाई सशस्त्र विद्रोह की शक्ल अख्तियार करती गई। ऐसे मौकों पर कई बार आदिवासियों के बीच ओझाओं जैसे धार्मिक और चमत्कारवादी नेता भी उभरे, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और बाहरी लोगों के शिकंजे से उनको मुक्ति दिलाएगा। इन धार्मिक नेताओं ने इस तरह के विश्वास रोपने के बाद आदिवासियों का आह्वान किया
कि विदेशी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह में वे सब एकजुट हों। इनमें से ज्यादातर नेताओं का दावा था कि ईश्वर उनके साथ है और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। वे अक्सर ये दावा भी करते थे कि उनके पास जादुई ताकत भी है, जिससे वे दुश्मन की गोलियों को भी बेअसर कर सकते हैं। इससे आदिवासियों में आशा और विश्वास की ऐसी लहर फैली कि वे आखिरी सांस तक अपने नेता के साथ लड़ने को तैयार हो गए। ब्रिटिश सेना और आदिवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष पूरी तरह दो गैर बराबर पक्षों के बीच का संघर्ष था। एक तरफ तो आधुनिकतम हथियारों से लैस फौज और दूसरी तरफ पत्थर, आरी, भाले और तीर धनुष लिए जूझते बहादुर आदिवासी पुरुष और औरतें, जिन्हें यह विश्वास था कि उनके नेता के पास ईश्वरीय ताकत है। गैर बराबरी के इस युद्ध में लाखों की संख्या में आदिवासी मारे गए। संथालों का विद्रोह। आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोह के नाम से जाना जाता था। यह संथाल बहुल क्षेत्र था। यहां हजारों संथालों ने संगठित विद्रोह किया। विद्रोहियों ने गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ा। वे कौन से सामाजिक आर्थिक कारण थे जिनके चलते संथाल विद्रोही बने? इसका वर्णन उस समय के एक लेखक ने किया है जो कलकत्ता रिव्यू में छपा था, जो इस प्रकार है। जमींदार, पुलिस, राजस्व विभाग और अदालतों ने संथालों पर बेइंतहा जुल्म ढाए। उनकी जमीन जायदाद छीन ली। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था और मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% की दर से ब्याज वसूला जाता था। धनी और ताकतवर लोग जब मन में आता था, मेहनतकश संथालों को उजाड़ देते थे। उनकी खड़ी फसलों पर हाथी दौड़ा दिए जाते थे। यह अत्याचार आम बात हो गई थी। दीकू यानी गैर आदिवासी और सरकारी कर्मचारी भी संथालों की निगाह में अत्याचारी थे। ये लोग संथालों से बेगार कराते थे। चोरी करना, झूठ बोलना और शराब पीना इनकी आदत सी बन गई थी। 1854 के आते आते आदिवासी कसमसाने लगे। आदिवासियों के मुखिया मजलिस और परगणित बैठकें करने लगे और तैयारी शुरू हो गई खुले विद्रोह की। जमींदारों और सूदखोरों को लूटने की इक्का दुक्का घटनाएं शुरू हुई। 30 जून 1855 को भगनीडीह में 400 आदिवासी गांवों में करीब 6000 आदिवासी प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और सभा की। एक स्वर से निर्णय किया गया कि बाहरी लोगों को भगाने, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज स्थापित करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। संथालों को विश्वास था कि भगवान उनके साथ है। विद्रोही आदिवासियों के दो प्रमुख नेता सीदो और कान्हू ने घोषणा की कि ठाकुर जी यानी भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आजादी के लिए अब हथियार उठा लो। सीदो ने अधिकारियों से कहा, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि ये देश साहबों का नहीं है। ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। इन आदिवासियों ने गांवों में जुलूस निकाले। ढोल और नगाड़े बजाते ये पुरुषों महिलाओं से संघर्ष करने का आह्वान करते। इन्होंने सबको संघर्ष करने के लिए तैयार कर लिया। इनके नेता हाथी, घोड़े और पालकी पर चलते थे। बहुत जल्दी इन्होंने करीब 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया। इसके अलावा कई हजार आदिवासियों को तैयार रहने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि जब नगाड़ा बजे तो हथियार उठा लेना। विद्रोहियों ने महाजनों और जमींदारों पर हमला बोलना शुरू किया। उनके मकान जला डाले। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया। लगभग उन सभी चीजों पर हमला किया जो दीकू यानी गैर आदिवासी और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के माध्यम थे। आदिवासियों के संगठित विद्रोह से सरकार चौंकी और उसने इससे निपटने के लिए सेना का सहारा लिया। विद्रोहियों का सफाया करने के लिए एक मेजर जनरल के नेतृत्व में 10 टुकड़ियां भेजी गईं। उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू किया गया और विद्रोही नेताओं को पकड़ने पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। सत्ता के अत्याचार और निरंकुशता ने विद्रोह को कुचल दिया। 15,000 से अधिक संथाल मारे गए। इनके गांव के गांव उजाड़ दिए गए। अगस्त 1855 में सीदो पकड़ा गया और मार डाला गया। कान्हू फरवरी 1886 में पकड़ा गया। राजमहल की पहाड़ियां संथालों के खून से लाल हो गईं।
LSSO मुले ने संथालों के इस विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी है और उनकी बहादुरी का वर्णन कुछ इन शब्दों में किया है। संथालों ने अदम्य साहस दिखाया, असह्य यातना पर भी उफ तक नहीं की और कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। एक बार एक झोपड़ी में 45 संथाल छिपे थे। सिपाही इन्हें घेरे हुए थे। सिपाही जब जब गोली चलाते, ये संथाल तीर चलाते। जब उनके तीर चुक गए तो सिपाही झोपड़ी में घुसे। झोपड़ी में केवल एक बूढ़ा संथाल जिंदा था। एक सिपाही ने जब उससे आत्मसमर्पण करने को कहा तो वो बूढ़ा संथाल सिपाही पर टूट पड़ा और अपनी कुल्हाड़ी से सिपाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोल, रंपा और बिरसा मुंडा विद्रोह। मैं 3 और प्रमुख विद्रोहों का जिक्र करना चाहूंगा। छोटा नागपुर के कोल आदिवासियों का विद्रोह 1820 से 1836 तक चलता रहा। हजारों आदिवासियों को कत्ल करने के बाद ही ब्रिटिश शासन फिर यहां सत्तासीन हो सका। आंध्र के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा पहाड़ी आदिवासियों ने 1879 में सरकार समर्थित मनसबदारों के भ्रष्टाचारों और नए जंगल कानून के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए भी सरकार ने सेना की मदद ली। पैदल और घुड़सवार सेना के दस्ते हजारों आदिवासी विद्रोहियों के दमन में जुट गए और 1880 में विद्रोह को दबा दिया गया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों यानी लगन वसूलने वालों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 1874 में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। उसने कहा कि भगवान ने उसे गजब की ताकत दी है। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे। बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन जल्द ही खेतीहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। बिरसा गांव-गांव घूमकर धार्मिक और राजनीतिक आधार पर आदिवासियों को हथियार बंद करने लगा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। उसने इसके ठेकेदारों, जागीरदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों का कत्ल करने का भी आह्वान किया। उसने कहा, कलयुग को खत्म कर सतयुग लाएंगे और घोषणा की कि दिकुओं यानी गैर आदिवासियों से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। मगर उसने ये भी हिदायत दी कि गरीब गैर आदिवासियों पर हाथ न उठाए जाएं। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार, कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से लैस होकर बिरसा के साथ हो लिए। लेकिन बिरसा फरवरी 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वो जेल में ही मर गया। विद्रोह तो कुचल दिया गया, पर बिरसा अमर हो गया। अध्याय 2, नागरिक और आदिवासी विद्रोह समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।